नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से प्रकट हो गए हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं और स्वस्थ हैं। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं हम। जैसा ही साल खत्म होने लगता है, काफी सारे लोगों के कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि भाई टैक्स कैसे बचाया जाए, भाई कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। आज हम इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे आप सभी से। सो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ टू सेव टैक्स, टैक्स कैसे बचाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिले और आपका टैक्स भी सेव हो जाए। तो गाइस शुरू करते हैं। टैक्स सेव करने के आसान उपाय इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 7 तरीके, 2 उंगली और टोटल 7 तरीके हैं जिनसे हम अपने टैक्स बचा सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे टोटल 7 तरीके हैं जिनसे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी पड़ेंगी ताकि हम अपना टैक्स बचा सके। सो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि चैप्टर 6A के अंदर फॉल करता है। तो 80C में काफी सारे हमको मोड ऐसे दिए गए हैं। अगर हम उन सब चीजों में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेशक छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले तो सवाल यही शुरू हो जाता है कि इनकम टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो जी इसका जवाब ये है कि आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कम कर दी जाएगी उतने से। अगर आपकी इनकम कम कर दी जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली टैक्स कम हो जाएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं। सेक्शन 80C में सबसे पहला तरीका क्या है जिससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं? सबसे पहला तरीका ये है कि अगर हम लोग एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक्स में 5 सालों के लिए, जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल होगा, तो हमारा जो भी हम अमाउंट की एफडी करवाएंगे वो हमारी 80C के अंदर डिडक्टेबल होगी। 80C की जो मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन की है वो 1.5 लाख रुपए है। कैपिंग 1.5 लाख रुपए की है। हमको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट का रेट है उस रेट के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सवाल हमारा सबसे पहले ये आता है कि जो इंटरेस्ट हम उसके ऊपर अर्न करेंगे उसका क्या होगा। तो जी इंटरेस्ट अगर हम कोई अर्न करते हैं एफडी के ऊपर, वो होगा टैक्सेबल, उसके ऊपर हमें टैक्स देना होगा। लेकिन जो एफडी अमाउंट, जिस अमाउंट की हम एफडी कराएंगे वो हमारी डिडक्टेबल होगी अप टू अमाउंट 1.5 लाख। तो गाइस, एफडी से रिलेटेड एक सवाल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। काफी सारे लोग मुझसे फोन करके बोलते हैं कि सर हमने एफडी कराई हुई है और उसके ऊपर तो टीडीएस कटा हुआ है, फिर हमारा टैक्स क्यों बन रहा है? काफी सारे लोग हैं सैलरीड क्लास पर्सन जो कि 30% स्लैब में फॉल करते हैं या 20% स्लैब में फॉल करते हैं। तो ज्यादातर उन लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमने एफडी करा रखी है और हमारा टीडीएस भी कटा हुआ है, तो फिर हमको टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? तो जी उनका जवाब बिल्कुल सिंपल सा ये है कि मैडम, ये सर, अगर आप 20% स्लैब में आते हैं या अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो आपका एफडी का जो टीडीएस कटा हुआ वो मात्र 10% कटा हुआ है, तो बैलेंस टैक्स जो है वो तो आपको देना पड़ेगा। सो गाइस, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है, अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होता है, और उसके ऊपर जो भी हमारा टैक्स साल के आखिर में बनेगा वो हमें देना पड़ेगा। एफडी में जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो 1.5 लाख तक हमको छूट मिल जाएगी। अगला क्या तरीका है 80C में छूट पाने का? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत ही सिंपल चीज है, आप सभी लोग जानते भी हैं इस बारे में, जो कि बहुत फेमस तरीका है। अगर आपको छूट लेनी है 80C में तो आप पीपीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है, आप किसी भी बैंक में जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें आप अमाउंट डाल सकते हैं। तो आप उसमें जो भी अमाउंट डालेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू लिमिट 1.5 लाख, 1.5 लाख तक ही एग्जाम्प्ट होगा। तो 1.5 लाख तक जो उसमें आप जो भी अमाउंट डालेंगे वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। सबसे दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात ये है कि अगर उसका कुछ इंटरेस्ट अर्न करेंगे आप तो उसका क्या होगा? तो जी पीपीएफ का इंटरेस्ट, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। सो गाइस, नेक्स्ट तरीका है ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसका लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 साल होता है, ठीक है, और वो ऐसे फंड्स होते हैं जो अपना 80% से ज्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी भी हमें छूट मिलती है। नॉर्मली हम उसको म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। तो उसकी हमको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, सब्जेक्ट टू लिमिट 1.5 लाख रुपए। एक सवाल ये आता है कि उस म्यूचुअल फंड को सेल करके 3 साल बाद अगर हम कुछ गेन लेते हैं या कुछ गेन अर्न करते हैं तो उसका क्या होगा? तो जी जो गेन अर्न करते हैं हम,
उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर आपका जो गेन है वो 1 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है तो आपको 10% टैक्स उस पर देना पड़ेगा। सो गाइस नेक्स्ट तरीका है एनएससी परचेज करना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज करना। इसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है और इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है एक, वो क्या है, आप जो एनएससी में इन्वेस्ट करेंगे वो एटीसी के अंदर काउंट होगा और उसकी टैक्स की छूट आपको, उसकी इनकम की छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो भी एटीसी में ही काउंट होता है और एटीसी में ही उसकी छूट मिल जाती है। सो गाइस एनएससी के लिए ध्यान रखने वाली क्या बात है, एनएससी में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे दोनों ही एटीसी में आपको डिडक्टेबल मिल जाते हैं। सो गाइस अगला क्या तरीका है, अगला तरीका बहुत ही पॉपुलर तरीका है। साल खत्म होने से पहले पहले आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार, आपके दोस्त आपको फोन करना शुरू कर देते हैं और वो क्या बोलते हैं, भाई साहब एक एलआईसी करा लीजिए, आपका टैक्स सेव हो जाएगा। भाई साहब आप ये पॉलिसी लेंगे तो आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस पॉलिसीज एलआईसी की अगर आप लेते हैं या किसी और कंपनी की भी लेते हैं तो वो भी एटीसी के अंदर डिडक्टेबल होती है। लिमिट क्या है, लिमिट 1.5 लाख रुपए ही है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात होती है, आप जो भी पॉलिसी लेते हैं उसका प्रीमियम आपके सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी वो सम एश्योर्ड का 10% तक ही छूट मिलती है। एलआईसी भी बहुत पॉपुलर तरीका है एक इन्वेस्टमेंट करने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का और आपको इनकम टैक्स में छूट दिलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग भी करा सकते हैं, काफी सारे लोग ये कराते हैं। गाइस नेक्स्ट क्या तरीका है, अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो सेक्शन 80CCD के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। 80CCD IB नहीं, 80CCD 1B सॉरी, एक सेक्शन है जिसमें आपको 1.5 लाख से ओवर एंड अबव 50,000 की छूट मिलती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाती है। गाइस अगला क्या तरीका है, अगली जो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट वैसे करते नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने आप हो भी जाती है। जैसे पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस मतलब जो भी आप ट्यूशन फीस पे करते हैं बच्चों के स्कूल्स में या बच्चों के हायर एजुकेशन की, उनकी यूनिवर्सिटीज की फीस पे करते हैं, तो उसमें जो भी ट्यूशन फीस का अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। 1.5 लाख तक उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। एक ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो भी हम स्कूल की फीस पे करते हैं उसके अंदर काफी सारे अदर चार्जेस भी होते हैं, डेवलपमेंट चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, अलाना चार्ज, ये वो सब कुछ, लेकिन हमको उसकी छूट नहीं मिलेगी किसी भी, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस की ही छूट मिलेगी। ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो गाइस नेक्स्ट क्या है इसमें, अगर हम लोग होम लोन लेते हैं, एक अच्छा तरीका इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप होम लोन लेते हैं तो हमारा एक घर भी बन जाता है और हमको होम लोन के प्रिंसिपल के अमाउंट की एटीसी के अंदर भी छूट मिलती है। हम लोग जो ईएमआई पे करते हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट होता है वो एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। आप 1.5 लाख तक उसकी छूट एटीसी के अंदर ले सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट का क्या होगा, उसकी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी और मिलेगी तो कहां मिलेगी, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है सही, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एटीसी के अंदर कि और क्या मेथड्स हैं जिसके वजह से हमको छूट मिल सकती है। सो गाइस अगला क्या तरीका है, अगला तरीका भी बहुत ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट वाला तरीका है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं तो वो आपका ईपीएफ काटते हैं। ईपीएफ क्या होता है, आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड काटते हैं। तो उसमें आपका 12% जो सैलरी का परसेंटेज होता है वो आप काटते हैं और जमा करते हैं, उसकी छूट भी आपको एटीसी के अंदर मिलती है। एटीसी में 1.5 लाख तक उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन के लिए है एक स्कीम, उसमें अगर आप 1.5 लाख तक मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं सीनियर सिटीजन 60 इयर्स के अबव वाले। उसमें ध्यान रखने वाली बस बात ये है कि आपका 5 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होगा। सो गाइस नेक्स्ट जो तरीका है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर कोई भी एसएससी इस योजना के तहत इन्वेस्टमेंट करता है अपनी बेटी के लिए जो कि 10 साल से जिसकी उम्र कम है, तो उसको 1.5 लाख तक एटीसी में छूट मिलेगी। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसका जो टेन्योर है 21 साल तक का हो सकता है, और अगर आपकी बेटी 18+ की एज में अगर शादी हो जाती है उसकी, तो तब तक इसका टेन्योर हो सकता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप कुछ इंटरेस्ट अर्न करते हैं इस स्कीम से तो वो भी टैक्स फ्री होगा। तो ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है बेटियों के लिए।
आप लोगों को भी करानी चाहिए और आपको एटीसी का लाभ भी मिलेगा। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एटीसी सेक्शन के अंदर है, काफी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमने होम लोन की बात करी थी, ये होम लोन से अलग बात है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं, तो जिस साल में हम कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं या रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उस साल में उसका स्टैम्प ड्यूटी भी एटीसी के अंदर टैक्स डिडक्टेबल होता है। उसमें हमको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा अमाउंट की होती है, लेकिन हमको ज्यादा अमाउंट की नहीं, 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी इज ऑल्सो डिडक्टेबल अंडर सेक्शन एटीसी। सो गाइस, हमने डिस्कस किया ये पहला तरीका, जिसमें हम इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के तरीके हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके एटीसी के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन सभी में इन्वेस्टमेंट करके जो टोटल डिडक्शन का अमाउंट होगा एटीसी के अंदर वो 1.5 लाख रुपए ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगला क्या तरीका है? अगला तरीका हम लोग सेकंड तरीके पे आते हैं। अगर हम एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था एटीसीसीडी में, तो सेकंड तरीका ये है कि अगर हम लोग एटीसीसीडी 1बी में इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 तक की छूट मिल सकती है हमें, जो कि 1.5 लाख के अलावा होगी, ओवर एंड अबव 1.5 लाख। टोटल डिडक्शन इज 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी अगर हम लोग इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो अगला क्या तरीका है? तीसरे तरीके पे हम आते हैं। तीसरा क्या तरीका है? सो गाइस, हमने डिस्कस किया था होम लोन के बारे में पहले तरीके में। होम लोन का जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी रिडक्शन हमने एटीसी में ले ली, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट का जो पार्ट है, इंटरेस्ट का जो पोर्शन है, वो सेक्शन 24B में डिडक्टेबल होता है गाइस, और उसका 2 लाख रुपए तक की हमको छूट एडिशनल मिलती है, 1.5 लाख के अलावा, 50,000 के अलावा, जो हमने पहले 2 तरीकों में डिस्कस किया। तो 2 लाख रुपए हमको छूट मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के नाम से 24 सेक्शन में, 24 सब सेक्शन बी में 2 लाख रुपए की छूट मिलती है अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं हाउसिंग लोन पे, जो कि हालांकि पे करते ही हैं, क्योंकि हम ईएमआई पे करते हैं। तो ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका इंटरेस्ट का होता है और एक आपका प्रिंसिपल का होता है। तो प्रिंसिपल की एटीसी में मिल रही है और इंटरेस्ट की 24B में मिल जाएगी। गाइस, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि घर लेने से ज्यादा बेनिफिट है। एक सवाल ये भी होता है कि अगर रेंट पे लेंगे तो क्या बेनिफिट मिलता है? हाँ जी, अगर रेंट पे लेंगे तो भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है, तो आपको एचआरए का बेनिफिट मिलता है। एचआरए का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एचआरए में कैलकुलेशन का स्लैब होता है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमको जो लोअर अमाउंट आएगा उसका हमको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स में मतलब अपने इनकम में बेनिफिट मिल जाता है। तो और जो लोग सैलरीड नहीं है उनके लिए क्या है? उनके लिए सेक्शन 80GG सेक्शन है, वो 80GG के हिसाब से अपना टैक्स बचा सकते हैं। मैक्सिमम जो 80GG में डिडक्शन मिलती है वो 60,000 की मिलती है, 5,000 पर मंथ के रेंट की मिलती है। एक सवाल काफी सारे लोगों के मन में ये आता है कि सर, मैं रहता हूँ चेन्नई में और जॉब करता हूँ दिल्ली में, तो ये कैसे मुमकिन है? उनका सवाल ये होता है कि उन्होंने घर ले रखा है चेन्नई में, वो चेन्नई बेस्ड होंगे या उनके घर में कुछ वहां पे होंगे, लेकिन जॉब करते हैं दिल्ली में रेंट पे रहते हैं। तो उस केस में क्या वो एचआरए की छूट और होम लोन की छूट दोनों साथ में ले सकते हैं? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो चेन्नई में के मकान में जो उन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, और जो दिल्ली के मकान में उन्होंने रेंट ले रखा है उसका एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। एक सवाल और इसमें आ जाता है कि क्या इंटरेस्ट सिर्फ उसे 2 लाख रुपए तक के ही मिलता है? क्या कोई ऐसा केस नहीं है कि 2 लाख से ज्यादा भी इंटरेस्ट मिल पाए? जी, एक केस ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। एक केस ऐसा है कि इंटरेस्ट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं रहेगी। वो क्या है? अगर आपने कोई फ्लैट लोन पे लिया है और आपने वो रेंट पे लिया हुआ है, तो आप उस फ्लैट का कोई रेंट कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में वो लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो उस केस में जो भी आपका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, उस लोन के अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट आप पूरे साल में पे करते हैं, तो वो पूरा का पूरा आपको डिडक्टेबल होगा सेक्शन 24B में। गाइस, हम लोग 4 तरीके डिस्कस कर चुके हैं टैक्स सेविंग के। एक हमने एटीसी डिस्कस किया, हमने एनपीएस डिस्कस किया, हमने रेंट भी डिस्कस किया और हमने होम लोन भी डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके अलावा क्या टैक्स सेविंग का प्रोविजन है। अगर हम लोग मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, ये 5वां तरीका है। अगर हम लोग मेडिकल पॉलिसी लेते हैं अपने बच्चों के लिए, डिपेंडेंट बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए, तो वो भी हमको 25,000 तक डिडक्टेबल होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि अगर हम लोग अपने डिपेंडेंट मदर फादर के लिए पॉलिसी लेते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों बातें सकती हैं, तो अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके लिए भी 25,000 की छूट एडिशनल है 80D सेक्शन में। अगर इंपॉर्टेंट बात ये, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनकी लिमिट बढ़ जाती है, उनकी लिमिट 50,000 की हो जाती है।
50,000 तक उनका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रीमियम। जो भी प्रीमियम हम पे करेंगे या तो प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा या मैक्सिमम जो स्लैब है वो बेनिफिट मिलेगा, प्रीमियम उससे ज्यादा है तो। गाइस एक सवाल मन में ये भी आता है कि अगर मैं अपना प्रीमियम पे कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का भी प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो क्या ये बेनिफिट 75,000 तक जा सकता है? तो जी इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर आप प्रीमियम 75,000 तक पे करते हैं या अगर कम पे करेंगे तो कम का होगा, 75 से ज्यादा पे करेंगे तो मैक्सिमम 75,000 का बेनिफिट एटीडी में लिया जा सकता है। गाइस इन सब चीज के अलावा क्या और टैक्स सेविंग का प्रोविजन हो सकता है? गाइस अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करिए, तो एक और सेक्शन है जो हमको बेनिफिट दे सकता है, वो है एटीटीटीए। वो क्या सेक्शन है हम डिस्कस करते हैं, ये छठा तरीका होगा, ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमने कुछ बैंक में फंड रखे हुए हैं और बैंक हमको उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, जो कि नॉमिनल सा होता है, ज्यादा परसेंटेज उसका अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी 10,000 रुपए तक आपको एटीटीटीए में डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए एक प्रोविजन है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका एटीटीटी बी सेक्शन लगता है, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एफडी के इंटरेस्ट पे प्लस सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टोटल मिला के 50,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। एटीटीटी बी सेक्शन आपके लिए है। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीनियर सिटीजन के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप सीनियर सिटीजन है और पेंशन इनकम अर्न कर रहे हैं या कुछ इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, आपकी कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उस केस में अगर आपका एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर आती है, मतलब आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा आता है, तो आपको इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज इंटरेस्ट देना होता है उन लोगों को जो सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन लोगों को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ यही इनकम उनकी है। कौन कौन सी? पेंशन की इनकम है उनकी, ये और उनकी इंटरेस्ट की इनकम है, और बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उनको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। गाइस इन सब चीजों के अलावा एक सातवां तरीका एक और ऐसा है जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। वो क्या है? अगर आप धर्म कर्म के काम में बड़ा विश्वास रखते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं। वो क्या है बताता हूँ। 80G सेक्शन है जिसके अंदर आप कुछ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, डोनेशन कहेंगे इसको। अगर आप डोनेशन करते हैं, जैसे आपने किसी पॉलिटिकल संस्था को डोनेशन दिया है तो आपका 100% तक टैक्स बच जाएगा, या अगर आपने चैरिटेबल संस्था को डोनेशन दिया है तो जो भी डोनेट आपने किया है उसका 50% तक, उसकी कुछ क्वालिफाइंग लिमिट होती है, तो वो निकालने के बाद आपका जो भी 50% अमाउंट है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट कहने को डिडक्ट हो जाएगा, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम से कम हो जाएगा। गाइस इसमें जरूरी बात यह है कि जो भी हम डोनेशन करते हैं उसका हमको रिसीट संभाल के रखना है, क्योंकि जब हम आईटीएस फाइलिंग करेंगे तो उसमें हमको जिसको हम डोनेट कर रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस डालना होता है, और उसमें पैन नंबर भी डालना होता है। पैन नंबर वैसे ऑप्शनल होता है, लेकिन रिसीट पे पैन नंबर मेंशन होता है, तो हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो रिसीट संभाल के रखिए और धर्म कर्म के काम में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और गाइस एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं आपको शेयर करूंगा जिससे हमको टैक्स सेविंग तो नहीं होगी, लेकिन हमको उसके बदले में बहुत सारी चीजें मिलेगी। वो क्या है? अगर हम अपना सही टाइम से टैक्स पे करते हैं तो हमको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छे रोड मिलेंगे, और हमको अच्छे फ्लाईओवर्स मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी अपने बच्चों के लिए, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो गाइस हमारा सबसे सीधा फंडा ये है कि टैक्स पे करो और रिलैक्स करो और चीजों को एंजॉय करो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।